सारी चीजें करिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th का चैप्टर 1 में हमारा रियल नंबर है और ये हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है चैप्टर। तो या तो आज इसको एंड करेंगे या फिर अगले क्लास में इसको समाप्त कर लेंगे, ठीक है। या तो अगला क्लास रिवीजन होगा या फिर हम लोग चैप्टर 2 पे बढ़ जाएंगे अगले क्लास में, ठीक है। और आज भी बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक क्या था हमारा लास्ट क्लास का? हाउ टू प्रूफ इरेशनल नंबर। काफी 2 क्लास में हमने इसको कवर किया है कि इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं। कभी आपसे पूछा गया प्रूफ करिए, और वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई बार हमने इसको पढ़ा है। प्रूफ करिए कि √2 इरेशनल है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए बोला जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि √3 इरेशनल है, प्रूफ कीजिए। √5 इरेशनल है, प्रूफ कीजिए। √7 इरेशनल है, प्रूफ कीजिए। √11 इरेशनल है, प्रूफ कीजिए। तो ऐसे कोई भी नंबर आ जाए, बिल्कुल मेथड सेम होता है, बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि हम सारा चीज लिख सके एग्जाम में, ताकि हमारा सही सही पूरा सोल्यूशन हो। सेकंड, इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे, 3√2 इरेशनल है, प्रूफ कीजिए। 5√3 ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है, ट्राई कर लेना आप। √3+2 ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, तो कैसे प्रूफ करते हैं, प्रूफिंग वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 2 क्लास में कर रखा है। आज कोई रिकॉल नहीं करेंगे, आज बस जो छोटा कुछ कंसेप्ट रह गया है हमारा, वो कुछ कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं। जैसे उसके बाद कुछ रिवीजन कर लेंगे, हमारे कुछ प्री-वाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवालों को कर लेंगे अगर टाइम बचता है तो। देखो बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। कहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ठीक है। बस समझिएगा, इस थ्योरम को यूज भी किया हमने प्रूफिंग में। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? देखो 3 और 2 एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, 3 एंड 2 आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर। तो हम क्या कहेंगे? 3 इज डिविजिबल बाई 2, 2 इज डिविजिबल बाई 3। ऐसा बोलना सही होगा क्या? ये बताना, आप लोग ही बताओ। 3 इज डिविजिबल बाई 2, ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस सर। सोच के बताओ, 3 के टेबल में 2 आता है क्या? नो, ठीक है। समझो, यहां बोलेंगे सर 3 2 से डिवाइड नहीं होगा। आप अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 3 2 से डिवाइड होगा या 2 3 से डिवाइड होगा। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये जो लिखा है मैंने, ये बिल्कुल गलत लिखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिख सकते कि 3 2 से डिवाइड होगा या 2 3 से डिवाइड होगा। मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ 5 इंटू 7, तो ऐसा कह सकते हैं कि 5 के टेबल में 7 आता है, 7 के टेबल में 5 आता है? बोलो, नहीं बोलेंगे ना, ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई है तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं कह सकते, बस उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू एम, मुझे बताओ 2 इंटू एम, इसको लिखेंगे क्या कि m इज डिविजिबल बाई 2? बताओ, यस या नो, बताइए यस या नो। m इज डिविजिबल बाई 2 लिखना सही होगा कि गलत होगा? m इज डिविजिबल बाई 2 सही है कि गलत है? चैट में लिख दो यस या नो। नहीं, यहां पर आंसर नो आएगा, क्योंकि आप देखो ये दोनों बस मल्टीप्लाई है ना, 2 और m मल्टीप्लाई है आपस में। आप अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें कोई रिलेशन ही नहीं बता सकते हो। जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझो। मैंने लिखा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने लिखा 3 इंटू 11। क्या 11 के टेबल में 3 आता है? क्या 11 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता ना। तो अगर 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो यहां पर इससे कोई रिलेशन नहीं निकलता। ऐसा नहीं कहेंगे, मान लो यहाँ पर लिख दिया 33 बराबर 3 इंटू 11, तो हम कहेंगे 11 इज डिविजिबल बाई 3। ये लिखना बिल्कुल गलत है। ये कैसा है? बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। क्या लिख सकते हैं सर, सही क्या होगा? देखो यहां पर आप ये समझना, सर 33 जो है वो 3 इंटू 11 करके मिलता है। 33 3 और 11 को मल्टीप्लाई करके मिलता है। इसका मतलब 33 का फैक्टर जो है वो 3 भी है और 11 भी है। तो 33 जो होगा वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 33 जो है वो 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 33 यहां से ऐसे बोल सकते हो 3 एंड 11, 3, 11 आर फैक्टर्स ऑफ 33। फैक्टर्स मतलब 3 और 11 आ रहा है ना 33 के टेबल में, या इसको ब्रेक करने पर, ठीक है। तो हम कहेंगे सर 33 इज डिविजिबल बाई 3, ये लिखना बिल्कुल सही होगा। मैं लिख सकता हूँ 33 इज डिविजिबल
बाई 11, ये लिखना बिल्कुल सही हो। अभी समझो ढेर सारा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि पहले बार में कंफ्यूजन हो, सेकंड बार में कंफ्यूजन हो, हर बार कंफ्यूजन नहीं होगा, धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे, ठीक है। अब चलो मैं और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर 35, 35 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 5। मैं लिख रहा हूँ कुछ स्टेटमेंट, 7 इज डिविजिबल बाई 5। ऑप्शन बी, 5 इज डिविजिबल बाई 7। ऑप्शन सी, 35 इज डिविजिबल बाई 5। कौन सा सही होगा? इसमें से कौन सा सही है, ए, बी या सी? सी, ठीक है। तो यहां पर बोलोगे सर 35, देखिए इधर मतलब समझना क्या है सर, ये दोनों मल्टीप्लाई है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। 7 और 5 में कोई रिलेशन ही नहीं आएगा, 7 और 5 को छोड़ दो। आप लेफ्ट साइड में देखिए क्या लिखा गया है, 35। तो 35 का फैक्टर है 7 और 5, मतलब 35 जो होगा वो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 35 जो है वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 35 इज डिविजिबल बाई 5, 35 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, बट वो ऑप्शन में नहीं था। तो हम कहेंगे सर ये तो लिखना गलत है, और ये भी लिखना गलत हो जाएगा। अभी समझ में आया? नंबर के फॉर्म में समझ में आ गया आपको? अब मैं वेरिएबल के फॉर्म में ही चीज दूं, अब वेरिएबल के फॉर्म में देता हूं, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैंने लिखा x इज इक्वल टू, या चलो मैं यहां लिखता हूं p इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, ठीक है। p इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, p कोई भी नंबर रहेगा, 2 कोई भी नंबर, 2 तो नंबर है और x एक नंबर है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x इज डिविजिबल बाई 2, या मैं दो ही ऑप्शन दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। p इज डिविजिबल बाई 2, क्या लिखना सही होगा यहां पर, x इज डिविजिबल बाई 2 या फिर p इज डिविजिबल बाई 2? तो आप बोलोगे सर यहां पर ये जो नंबर p है, p का एक फैक्टर दिख रहा है 2, ठीक है। तो हम कहेंगे p डिवाइड हो जाएगा सर 2 से, p को आप अगर 2 से डिवाइड करोगे तो x मिलेगा, ठीक है। तो p इज डिविजिबल बाई 2, बिकॉज कोई रीजन पूछे वाई, तो आप सिंपली बोलोगे सर 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, क्योंकि p लिखा गया है 2 और x को मल्टीप्लाई करके। समझ में आया? समझ में आया ये चीज? बताइए। बहुत ही छोटा सा चीज है, लेकिन कंफ्यूजन होता है ना, कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको इतने डिटेल में सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं लिखा कोई नंबर यहाँ पर m, ठीक है। m इज इक्वल टू 3 इंटू एम, ठीक है, 3 इंटू एन। मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलो आप ही लोग बता दो क्या लिखना चाहिए, मुझे माइक ऑन करके बता दो, जो सही है वही लिख दो, या माइक ऑन करके बताओ। 3 और एन मल्टीप्लाई में, तो इनमें कोई रिलेशन ही नहीं होगा, इनमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते, जब मल्टीप्लाई है उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे सर यहाँ पर m का फैक्टर है कुछ, m एक नंबर है जो 3 और n के मल्टीप्लाई करने से मिलता है। m एक ऐसा नंबर है जो 3 और n को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर m इज, वेरी गुड, m इज डिविजिबल बाई 3, m इज डिविजिबल बाई 3, ठीक। अगर मैं एक और नंबर ऐसा लिखता हूं, चलो मैं एक और नंबर लिखता हूं ऐसे, एक नंबर ले लिया, मान लो m तो था ही, यहाँ पर मैंने p ले लिया, और p इक्वल टू लिख दिया 3 इंटू के। तो क्या हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, p इज डिविजिबल बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं। m भी 3 से डिवाइड होगा और p भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, सर यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, m एंड p बोथ आर डिविजिबल, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, डिविजिबल बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताइए। m एंड p बोथ आर डिविजिबल बाई 3, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि m एंड p हैव अ कॉमन फैक्टर, है ना, एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, कॉमन फैक्टर। और वो कॉमन फैक्टर क्या है मुझे बताओ, क्या है कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर मतलब कौन से नंबर से दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो m का भी एक फैक्टर 3 दिख रहा है और p का भी एक फैक्टर 3 दिख रहा है, तो आपको सर m और n का एक कॉमन फैक्टर 3 है, ठीक। ये समझ में आया?
m और p का एक कॉमन फैक्टर 3 है। मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। अगर मैं लिखा, एक नंबर लिया मान लो x और एक नंबर लिया मैंने y, यहाँ पर मैं लिखा 7m, यहाँ पर मैंने लिखा 7n, मुझे बताइए x एंड y हैव अ कॉमन फैक्टर व्हाट? 7। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो सर x का भी एक कॉमन फैक्टर, x में भी एक फैक्टर 7 है और y का भी एक फैक्टर 7 है, तो हम कहेंगे सर x और y दोनों ही 7 से डिवाइड होंगे, तो x एंड y हैव कॉमन फैक्टर 7। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी छोटे छोटे आपसे पूछें। ठीक है, जो थ्योरम पढ़ा है उसको यूज कर रहे हैं बस। ठीक है, फैक्टर वाले को। ठीक है, तो इन जनरल बहुत ज्यादा यहाँ पर सॉल्व नहीं करना होगा आपको, बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसके अलावा सम इंपॉर्टेंट मोर, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नंबर के फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब यहां पर क्या कंसेप्ट समझना है, अगला जो कंसेप्ट हमारा, इसमें आपको क्या बोला था ना, कुछ नंबर आपको लिख के दिए जाते हैं और आपसे बस पूछा था कि वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल है कि इरेशनल है। अब रेशनल नंबर कैसा होता है, उसका चेहरा कैसा दिखता है, व्हाट आर रेशनल नंबर ऑलरेडी आपको पता है, व्हाट आर इरेशनल नंबर ऑलरेडी आपको पता है, डेफिनेशन एंड एवरीथिंग ऑलरेडी यू नो। ठीक है, मैं उतना डिटेल में भी नहीं जा रहा। अभी क्या हम पढ़ने वाले हैं ये समझिए। आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखना है। पहला तो ये कि आप देखकर नहीं डिसाइड करोगे, चेहरा देखकर डिसाइड नहीं करेंगे कि वो रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, मतलब बात ये बोल रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिख दिया √5, तो आप देखोगे इसको ध्यान से, सर ये रूट सॉल्व नहीं होगा, रूट के अंदर कैसा नंबर है, रूट के अंदर एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे सर, ऐसे वाले नंबर को इरेशनल कहेंगे। ठीक है, इसको हम इरेशनल कहेंगे। अभी थोड़ा सा बस ब्रीफ दे देता हूँ, उसके बाद और आगे बढ़ूंगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया रूट का 49, √49, इसको क्या बोलोगे, यह भी इरेशनल होगा, यह कैसा है, रैशनल। यह रेशनल है, क्योंकि आपको पता है सर स्क्वायर रूट के अंदर जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा जाता है तो ये रेशनल बन जाता है, तो सीधे परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसको सॉल्व अगर कर लेंगे तो मिल जाएगा 7 × 7। ठीक है, हमेशा आप सॉल्व करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा रेशनल और इरेशनल बताने के लिए, तो यहाँ से 7 आ जाएगा और ये 7/1 आ गया, तो इसको कह सकते हैं इरेशनल। तो चेहरा देखकर डिसाइड नहीं करेंगे, चेहरा मतलब सीधे देखकर नहीं बोल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन काफी घुमा करके पूछा जाता है आपके एग्जाम। ठीक है, अब और हमें क्या पता होना चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में, जैसे ये समझो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये नोट करिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कभी भी आप अगर एक मैं आर लिख रहा हूँ, इसका मतलब वो रेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आर लिखने का मतलब रेशनल। कभी मैं आई लिख रहा हूँ, आई लिखने का मतलब इरेशनल, मैं पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा, इरेशनल। ठीक है, तो अगर मैं आर लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ रेशनल को अगर आप रेशनल से जोड़िएगा, अगर दो रेशनल नंबर को आप जोड़ोगे तो आपका जो आंसर मिलेगा जोड़ करके जो भी आएगा वो एक रेशनल नंबर ही आएगा, वो एक रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, चाहे आप रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर को घटाइए तो आपका जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा। तो रेशनल में रेशनल जोड़ा तो भी रेशनल है, जैसे कि आप देख लो ना, 2/5 में मैं 7/5 जोड़ रहा हूँ तो क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर में से दूसरा रेशनल नंबर जोड़ोगे, ऐड करोगे तो कभी इरेशनल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, इसको जोड़ोगे तो 9/5 मिलेगा, देखो ये रेशनल ही आया। ठीक है, तो चाहे 2 में 3 जोड़, 3 में 2 जोड़िए 5 आ रहा है तो रेशनल ही आ रहा है ना। तो आप कहोगे सर जब भी रेशनल नंबर को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो रेशनल ही आएगा, व्हेन वी ऐड टू रेशनल नंबर और वी सब्ट्रैक्ट टू रेशनल नंबर, ऑलवेज वी गेट अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर सर एक इरेशनल नंबर आ जाए या फिर एक रेशनल या इरेशनल आ जाए, एक इरेशनल में अगर मैं एक रेशनल नंबर को जोड़ूं, ठीक है, इरेशनल और रेशनल को जोड़ने पर क्या मिलेगा, कभी भी इन दोनों में से इरेशनल, एक भी इरेशनल आ जाएगा ना तो आपका आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। ठीक है, ये इरेशनल ही आएगा, चाहे मैं जोड़ूं चाहे घटाऊं, इरेशनल में से रेशनल घटा दूं तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक, चाहे इरेशनल में से रेशनल घटाओ चाहे रेशनल माइनस इरेशनल कर दो, दोनों सेम चीज है। तो आप कहोगे सर इन दोनों में से कोई भी एक अगर इरेशनल आ गया तो इसका मतलब ये इरेशनल ही आएगा। ठीक है, ये इरेशनल आएगा। इसको और थोड़ा शॉर्ट कर दें
इन दोनों को आप कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों को आप कंबाइन करके सिंपली आप इतना लिख लो, सर रेशनल में रेशनल जोड़ा चाहे घटाया, प्लस माइनस कहने का मतलब चाहे जोड़ा चाहे घटाया, ऐड किया चाहे सब्ट्रैक्ट किया, रेशनल मिलेगा। ठीक है, एक लाइन में हो गया हमारा। एक नंबर इरेशनल रहे और एक रेशनल रहे, इन दोनों को जोड़िए चाहे घटाइए। ठीक है, अगर अलग अलग टाइप के नंबर है तो इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर आपका इरेशनल मिलेगा। इतना क्लियर सभी को? ये बताओ। ठीक है, अभी क्यों ज्वाइन किया क्रिस, थोड़ा पहले ज्वाइन करना था ना। ठीक है, अटेंडेंस लगेगा कि नहीं लगेगा क्लास के एंड में बताऊंगा, पहले ये समझो, अभी इंपॉर्टेंट है क्लास लगाना। समझ में आ गया इतना? अभी आए पापा। कोई बात नहीं, क्लास के एंड में एक बार मुझे सर बता देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा सर अगर दो रेशनल को जोड़ते हैं या घटाते हैं रेशनल मिलता है, एक रेशनल और इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो इरेशनल मिलता है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको वेरीफाई कर सकते हो अलग अलग। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसी पे बेस्ड। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ, आ गया? चलो ठीक है, आ गया। तो मैं लिख रहा हूँ एक नंबर लिखा 3/5 प्लस 2/9। इसका जो आंसर आएगा, मैं आंसर नहीं मांग रहा, बस मुझे ये चाहिए कि रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। रेशनल के लिए आर, इरेशनल के लिए आई, बस इतना लिखना है आपको, आर या आई, ये जो भी आएगा जोड़ करके ऐड करके, वो रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। रेशनल आएगा। आपको पता है सर जब भी दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं ऐड करते हैं हमारा आंसर रेशनल ही आता है। ठीक है, रेशनल आएगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, स्क्रीन दिख रही है क्या जो मैं लिख रहा हूँ अभी आपको, 3/5 प्लस 2/9, ऐसा दिख रहा है आपको? नो सर। नहीं दिख रहा ना? ठीक है, पहले बताना चाहिए था ना। ठीक है, तो इसको मैं एक बार स्टॉप करके प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं स्क्रीन अभी स्टॉप करूंगा, अभी थोड़ी देर के लिए नहीं दिखेगी। इन जनरल मैं देखते रहता हूँ कि स्क्रीन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, अभी थोड़ी देर के लिए मिस हो गया था, अभी दिख रहा है ना। तो वही मैं बता रहा था, रेशनल और रेशनल को जोड़ेंगे तो रेशनल मिलेगा। चलो और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर मैंने अगला एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया √3 + 2, इस नंबर को आप क्या बोलोगे? √3 + 2 रेशनल है इरेशनल है? आप कहोगे सर ये तो इरेशनल नंबर है और ये रेशनल है, तो एक इरेशनल में अगर रेशनल को जोड़ेंगे तो आपका इरेशनल मिलता है। ठीक है, तो इरेशनल मिलता है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, इरेशनल मिलेगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं ऐसा 5 - √7, ये क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। आप कहोगे सर ये नंबर कैसा है, ये रेशनल है, और ये नंबर कैसा है, इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल नंबर को जोड़िए चाहे घटाइए, आपका आंसर इरेशनल ही आने वाला है, तो आपका आंसर इरेशनल बनेगा। ठीक है, इरेशनल बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें भी थोड़ा सा और अच्छे तरीके से क्वेश्चन और पूछो, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। मैंने लिखा √9 + 5, ये नंबर कैसा है, रेशनल या इरेशनल? इरेशनल। इरेशनल। देखो यहाँ पर आपको मैंने ये बोला कि चेहरा देख के डिसाइड नहीं करिएगा, √9 इसको सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके ही आंसर देना है आपको। तो √9 कहने का मतलब क्या हुआ सर, √9 कहने का मतलब ये 3 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर, 9 स्क्वायर है ना, 3 का, 3 का स्क्वायर है, तो 9 बनेगा आपका। √9 कहने का मतलब क्या हो रहा है, 3 × 3 है ना, तो ये 3 बनेगा। इसको सॉल्व किया तो 3 मिला, 3 + 5, इसको सॉल्व करने पर 8 मिल रहा है, इसका मतलब 8 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब √9 कैसा है, देखो √9 + 5 को देखा ना, तो यह नंबर रेशनल है, ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि रेशनल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यह नंबर जो इरेशनल दिख रहा था है रेशनल। ठीक है, चेहरा कुछ और दिख रहा है लेकिन है तो ये रेशनल। ठीक है, √9 तो 3 होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हो? रिपीट कर दो। क्या आवाज नहीं आ रही है आपकी शिवम? रिपीट कर दो ना। ठीक है, रिपीट कर दूंगा, यहाँ पर काफी एग्जाम्पल करेंगे। तो ये मिलेगा सर 3 + 5 8 मिल रहा है, तो ये रेशनल है। हाँ रिपीट, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ, √9 + 5 हमारा क्या होगा, √9 हमारा रेशनल है, और रेशनल में रेशनल को जोड़ा तो हमारा रेशनल ही आया। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, रेशनल और रेशनल को जोड़ पर रेशनल मिल रहा है। और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, चलो मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, रूट का मैं लिखा यहाँ पर 9 प्लस लिखा 25। अब देखो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप, लेकिन सोच के बताइए, पहले सिंप्लीफाई करिए। रेशनल
ठीक है, सोच के बताओ, रेशनल या इरेशनल। देखो कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते कि रूट 9 प्लस, यहाँ पर ये समझिएगा, कभी ऐसा लिखा रहे ना a प्लस बी, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, रूट a प्लस रूट बी, इसको अलग अलग कर ही नहीं सकते, ऐसा कर दोगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट 9 और रूट 25 अलग अलग नहीं होगा, हालांकि आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं लेकिन अलग अलग है वो। तो यहाँ पर आप इसको जोड़िएगा तो सीधे मिलेगा आपको 9 और 25 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, ये तो 34 मिल रहा है, 34 मिल रहा है। 34 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप बोलोगे सर अंदर वाला जो क्वांटिटी है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूँ, पीएस कहने का मतलब, चलो इसको मैं और लिख देता हूँ, अदरवाइज आप बाद में भूल जाओगे कि पीएस क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आपको सर ये कैसा है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल है। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो और मैं लिख रहा हूं, यहां मैंने लिखा रूट का 80 प्लस 1, ये नंबर कैसा है, रेशनल या इरेशनल? हाँ जी बताइए। रैशनल सर। रूट 81 है ये, और रूट 81 एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये 9 इंटू 9 है, तो यहाँ से 9 बन जाएगा। तो कहेंगे सर ये नंबर जो आया रूट 81 9 बन गया, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, ये नंबर रेशनल है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, ठीक है, रेशनल। चलो अगला, अगर मैं ऐसा लिखूं, मैं लिख रहा हूँ 7 रूट 25, ये नंबर कैसा है, ये नंबर कैसा है, दिखने में कैसा लग रहा है उस पर मत जाना, ठीक है। नहीं अभी आंसर आप लोग का गलत आ रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, आपने किसी का चेहरा देखा और आपने बोला कि यही हो गया, ठीक है। फेस पर मत जाइए, आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, सिंप्लीफाई करिए आप इसको, फिर आंसर आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 तो 7 रहेगा, गुना रूट 25 कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो 5 आ जाएगा, 7 5 गुना 5 25 होता है। चलो यहाँ पर सोच समझो, 7 रूट 5 के बीच में कुछ नहीं, मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इस 7 को तो 7 ही लिखा, गुना में लिख दिया, रूट 25 कहने का मतलब क्या है सर, 5, ठीक है, ये 5 इंटू 5 आएगा और यहाँ से 5, ठीक है। देखो इसका चेहरा बदल गया, ठीक है, ये 35 बन गया, ठीक है। तो जो आपको शुरू में इरेशनल दिख रहा था वो इरेशनल है नहीं, वो तो रेशनल है, वो तो रेशनल है, ठीक है, तो वह रेशनल नंबर है। तो क्या बोला मैंने, देखने पर मत जाइएगा, थोड़ा आप उसको सॉल्व करिएगा। और भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ समझो, मैंने लिखा यहाँ पर 3 रूट 36, ये नंबर कैसा है, ये नंबर कैसा है, और ये बताओ इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, रेशनल कह रहे हो तो सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, 3 का तो 3 रहेगा, 18 ये 3 है, और रूट 36 करने का मतलब 6, रूट 36 का वैल्यू तो आपको पता है, ये 6 आएगा, तो यहाँ पर 6, और 6 और 3 को जोड़ना नहीं है, किसी का तो जोड़ कर आ रहा है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 6 3 18, ठीक है, तो ये 18 आ रहा है, 18 को हम लिख सकते हैं 18/1, 18/1, और हेंस दिस इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। क्लियर? अच्छा सॉरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कई बार गलतियां हो जाती है, उसमें सॉरी की क्या बात है, ठीक है। चलो ओके ठीक है, सर। रेशनल बस। चलिए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन करें, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर रूट, मैं लिख रहा हूँ 36/9, इसको क्या बोलोगे, यह कैसा नंबर है, रेशनल की इरेशनल, रेशनल। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 9 से काटेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, अब 9 एकम 9, 9 चौके 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, मतलब ये बन गया रूट 4, और रूट 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 2, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये जो इरेशनल टाइप का दिख रहा था, लेकिन है तो ये रेशनल नंबर, ठीक है तो ये रेशनल नंबर, रूट हट गया तो रेशनल हो गया, ठीक है। तो आपसे बस पहचानने के लिए बोला जा सकता है। अगला, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 18/2, इसको बताइए 18/2 कैसा नंबर है, रेशनल या इरेशनल, रेशनल। तो दिख रहा है यहाँ पर कि ये हमें दिखता तो है रेशनल टाइप, इरेशनल सर रूट वाला है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब देखो आपका एग्जाम में आएगा ना, तो आप हड़बड़ी नहीं करोगे,
आपको पता चल गया कि सर इरेशनल नंबर दिखता जो है वो रेशनल हो सकता है, ठीक है। इसको काटिएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, मतलब ये बन गया आपका रूट का 9, और रूट 9 कहने का मतलब 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका मतलब 3 कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ रूट 20, ये कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है, अब ये इरेशनल है क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है सर अंदर में जो 20 लिखा गया है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। आप इसको सॉल्व भी करो, ऐसे ही बोल सकते हो सर स्क्वायर नहीं है इसलिए इरेशनल हो गया, ठीक है। या फिर आप इसको सॉल्व करोगे फैक्टराइज करके, तो 5 इंटू 2 लिखोगे, 5 4 जा 20 होता है, इसको सोल्व करोगे 2√5 आएगा, ठीक है। तो लास्ट में रूट बच गया ना, तो आप कहोगे सर ये इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल है, रूट जहां पर बच जाएगा वो इरेशनल रहेगा, ठीक है। चलिए अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लिखता हूँ, एक पोल में आप क्वेश्चन पूछूंगा, लास्ट क्वेश्चन ये कर लो। अगर मैं लिखता हूँ रूट का 7 + 3, ये कैसा नंबर है, बस ये बता दो, इसके बाद पोल ही पूछूंगा। ये बताइए रूट 7 + 3 कैसा नंबर है, हाँ जी बताइए। इरेशनल है, आपको दिख रहा है यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, ये वाला नंबर साफ मुझे दिख रहा है सर इरेशनल, ये नंबर कैसा दिख रहा है रेशनल, इरेशनल और रेशनल को जोड़ेंगे तो आपको इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है, इरेशनल मिलेगा, इस कंसेप्ट से हमने कर दिया, ठीक है। चलिए अभी अगर क्लियर है ये सारी चीजें, जितना भी एग्जाम्पल मैंने कराया, तो बस यस लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप डी लिख सकते हो, कोई भी डाउट है तो डी लिख के बताइए। यस चलिए, तो अभी पोल क्वेश्चन में आंसर कीजिए, बहुत ही आसान आसान कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। √5 + 4 के बारे में आपसे पूछा गया है कि √5 + 4 कैसा नंबर है। चलिए चैट आपका बंद किया गया है, पोल आपका ऑन है, क्वेश्चन नंबर 60। बस अच्छा जी, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये नहीं भी दिया रहेगा अगर, तो भी आप समझ सकते हो ना √5 + 4 कैसा नंबर है, √5 + 4 ऐसा लिखा गया है। परिमेय है अपरिमेय है, परिमेय और अपरिमेय दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो बहुत जल्दी से आंसर आ गया आप सभी का, 9 बच्चों का आंसर आया है, 9 में 9 सही, बढ़िया। √5 + 4 ये कैसा नंबर है सोचिए। सर पोल में आंसर शीट में दिखा रही कितने बच्चों का आया है। चलो तो भाई ये मैं वो ऑन कर बाद दे में रहा हूँ, अपने आप दिख जाएगी। नहीं वो नहीं दिखता अगर आपने नहीं बता दिया, अच्छा हुआ कि आपने बता दिया, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है मैं भूल जाता हूँ ये ऑन करना, क्योंकि मुझे यहाँ से ऑन करना पड़ता है, ठीक है। सर तो फिर अगर भी आप बता देते हो सर, क्या बोल रहे हो क्रिश। आप सर बता देते हो कि हाँ मैं इतने बच्चे हाँ क्या मैं है सर। बिल्कुल, देखो जब भी मेरा ध्यान जाएगा ना मैं ऑन कर दूंगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप बोल दो, ठीक है, आप बोल दो मैं ऑन कर दूंगा, आपको साथ के साथ पता चल जाएगा वोट करते के साथ कितने बच्चों ने क्या आंसर किया है, ठीक है। लेकिन वोट करने के बाद ही दिखता है, ये अच्छी बात है, ठीक है। चलिए 15 आंसर आ चुके हैं, 15 में 14 सही है, एक गलत है। बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे, अभी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। चलो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन पे, लास्ट 5 सेकंड ही रुकेंगे, ओनली 5 सेकंड है, बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है। 5 4 3 2 1। चलिए तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को एंड कर लेता हूँ, और यहाँ पर 17 आंसर आए हैं, 17 में 15 आंसर सही है, 2 आंसर गलत है। अच्छा यहाँ पर एक आंसर जो आया है किसी एक बच्चे का, ए और बी दोनों, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ए और बी दोनों हो जाए, कोई नंबर एक साथ परिमेय और अपरिमेय दोनों थोड़ी हो सकता है। अगर कोई नंबर परिमेय हो तो अपरिमेय नहीं होगा, अपरिमेय है तो परिमेय नहीं होगा, दोनों नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो आपको अगर सर ऑप्शन सी तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, किसी का आंसर नहीं आना चाहिए था, बस एक आंसर आया था। तो अगर सी है तो आप समझ लो कोई भी नंबर परिमेय और अपरिमेय एक साथ तो कभी नहीं होगा, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन था वो था √5 + 4। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर बताओ। हाँ क्या बोल रहे हो, पोल ही नहीं दिखा आपको, फिर चैट में आप अपना सही वाला आंसर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर √5 कैसा नंबर है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे, परिमेय या अपरिमेय, रेशनल या इरेशनल। 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 ये वाला जो नंबर है इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल है क्योंकि रूट वाला नंबर है, ठीक है, सिंप्लीफाई भी नहीं होगा। रूट ये जो 4 लिखा गया है, 4 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। 4 रेशनल नंबर है। तो अगर मैं एक इरेशनल को एक रेशनल से जोड़ दूं, एक इरेशनल और रेशनल को ऐड कर दूं तो कैसा मिलेगा, 20 सर।
तो ये इरेशनल मिलेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा पता है सर इरेशनल और रेशनल को जोड़ने पर इरेशनल मिलता है, तो यहाँ पर √5 और 4 को जोड़ेंगे तो एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो आप सभी के आंसर थे। कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू की वजह से अगर आपका पोल नहीं हो पाया कोई बात नहीं, ठीक है, ट्राई आप करते हो डेली। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर अपरिमेय आएगा, इरेशनल आएगा। अच्छा शिवम, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बाकी सभी को आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस सर। यस सर, क्लियर। शिवम अभी सही है आवाज? यस सर। ठीक है, देखो नेटवर्क इश्यू की वजह से कई बार होता है कि आवाज ब्रेक हो, हमेशा नहीं होगा ऐसा। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया इनमें से, इसमें टाइम देना बिल्कुल, ये आपके एग्जाम का देखो पूछा गया क्वेश्चन है, हालांकि बोर्ड में नहीं है, प्री बोर्ड में पूछा गया है। तो प्री बोर्ड में पूछा गया तो बोर्ड में पूछा जा सकता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, अपना टाइम लेकर आंसर कीजिएगा, हड़बड़ी मत करना। यहाँ पर क्या बोला गया है, इसमें से आपको इरेशनल को पहचानना है। इरेशनल कौन सा ऑप्शन? अब यहाँ पर सभी में रूट दिख रहे हैं, ठीक है, रूट वाले सारे नंबर है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। ठीक है, कर दिया सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलना है, चेहरा देखकर नहीं डिसाइड करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे सर। ठीक है, हर एक ऑप्शन को सिंप्लीफाई करिए, या फिर आंसर जो है वो साफ दिख ही रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट देख के ही बता सकते हो। संजय कुमार के नाम से बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए। संजय, हाँ जी आवाज जा रही है संजय आपको? संजय कुमार के आईडी से, ठीक है, अभी बंद है आपका। तो इरेशनल नंबर पहचानिए, यहाँ पर 10 आंसर आ चुके हैं, 10 में 9 सही है, 11 में 10 सही है। ठीक है, बस यहाँ पर हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज ऑप्शन दिख भी रहा है जल्दी से भी कर सकते हैं, बस गलत मत करो, अपना टाइम लेकर करिए। इरेशनल कौन सा होगा, हर एक ऑप्शन को चेक कर लो, बेटर यही होगा अगर कोई भी डाउट है तो। ठीक है, 16 आंसर आ चुके हैं। देखो गेस मत करो आप लोग, ऐसा मत सोचो कि बस गेस करना है, फिर एग्जाम में भी गेस करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये सोच के ट्राई करो कि आप एग्जाम में बैठे हो। ठीक है, बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई करो। ठीक है, इरेशनल कौन सा है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है, एक नंबर में ही आएगा, लेकिन हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। ठीक है, तो अभी 3 बच्चे और हो, रुकते हैं लास्ट के 10 सेकंड, 10 सेकंड काफी होगा इस क्वेश्चन के लिए। कोई ऐसा है क्या जिसका नहीं हुआ है? चलिए लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अच्छी बात है कि सभी का आंसर आया, लेकिन यहाँ पर थोड़े से मिक्स आंसर आए। बोला भी था मैंने कि थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है। देखो यहाँ पर आप सिंपली बोल सकते हो, हम सीधे आंसर नहीं बता रहे आपको, यहाँ पर एक एक करके सारे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अगर ऑप्शन ए को चेक करिए, हमें इरेशनल पहचानना ना, तो ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है सर, ये लिखा गया 2√4, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा गया है 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 2 का। ठीक है, 2 ये क्या बनेगा 2 इंटू, ये √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √4 का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, √4 का वैल्यू आपको पता है सर, 2 इंटू 2 करके इसको लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो आपको सर ये 2 इंटू 2 बनकर 4 बन जाएगा। तो 2√4 कुछ नहीं है, 4 का ही अलग चेहरा है वो। ठीक है, 2√4 कहने का मतलब 4 लिखा गया है वो बस। ठीक है, सॉल्व करने पर 4 मिल रहा है। 4 कैसा है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, जो भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, √9, ये तो काफी आसान है, √9 को क्या बोलेंगे हम लोग, 3 √3 इंटू 3, और यहां से आपको मिल जाएगा 3, या फिर सिंपली कह सकते हो सर, अच्छा ये वाला क्या है हमारा, रेशनल आया। ऑप्शन बी कैसा है, आप बोल सकते हो अंदर में एक परफेक्ट स्क्वायर है, वैसे भी कह सकते हो सर रेशनल, और सॉल्व करके भी देखा तो 3 आ रहा है हमारा रेशनल। ठीक है, ये भी रेशनल आया। ऑप्शन सी को मैं छोड़ रहा हूं अभी, मैं ऑप्शन डी को देख रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन बी डी को देखोगे तो ऑप्शन डी में लिखा गया √4 + 2, √4 + 2, √4 का मतलब, हाँ √4 + 2 कहने का मतलब √4 का ही मतलब 2 होता है। ये वाला जो नंबर लिखा गया √4, ये खुद में एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है, क्योंकि √4 कहने का मतलब 2 हो गया, और ये 2 है, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। तो सॉल्व करके देखा तो भी मुझे दिख रहा है सर ये रेशनल नंबर आ रहा है, 4 एक इंटीजर है, तो इंटीजर एक रेशनल ही होता है। या फिर कह सकते हो सर √4 + 2 में यह भी रेशनल, यह भी रेशनल, 2 रेशनल को जोड़ा तो रेशनल ही मिलेगा, तो यह भी रेशनल होगा, इसको इरेशनल नहीं कह सकते। ठीक है, ये इरेशनल नहीं है, किसी का तो आंसर आया था। तो √4 भी एक रेशनल ही है,
और यह भी रेशनल ही है, दोनों रेशनल को जोड़ेंगे तो रेशनल ही मिलेगा। ठीक है, अब ऑप्शन डी को मैं देख रहा हूँ, सॉरी सी को देख रहा हूँ। तो ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ था, 2 + √3। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 + √3। तो 2 कैसा नंबर है, 2 तो एक रेशनल है, 2 तो रेशनल है, लेकिन √3 कैसा है, √3 भी रेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल को जोड़ने पर क्या मिलेगा, रेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल मिलेगा। कई बार हमने आपको बताया। ठीक है, कभी भी अगर रेशनल नंबर मिल जाए और एक इरेशनल नंबर मिल जाए, उनको चाहे आप ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, इरेशनल ही मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इरेशनल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, क्योंकि हमने पहचानना क्या था, हमें इरेशनल ही पहचानना था। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया, यस और नो या डाउट बताइए, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको फैक्टर वाला बताया था कंसेप्ट क्लास के स्टार्टिंग में, उस पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली ये देखना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिकल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, मैथमेटिक्स में जनरली कैलकुलेशन होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी आपको कैलकुलेशन का भाग है ही नहीं। ठीक है, बस आपको कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा सोचना है कि अगर ए लिखा हुआ है 7c² के बराबर, बी लिखा हुआ है 7m² के बराबर, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, c जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, c इज डिविजिबल बाई 7, c इज डिविजिबल बाई m, a एंड b, या 7 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। कर दिया सर। तो बहुत ही हो गया सर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल सा। ठीक है, 5 आंसर आए अभी तक, 5 आंसर में 5 सही है, बढ़िया। तो क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ उसको अगर ध्यान से सुनोगे, बिल्कुल आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, सर मैंने तो लेट लगाई थी सर क्लास। हाँ आप लेट कर गए थे, आपने आंसर कर दिया क्रिस, सारे सही है सर। ठीक है, डन सर। बढ़िया शिवम। हाँ तो बाकी बच्चे आंसर कीजिए। 11 आंसर आए हैं अभी तक मेरे पास, जिसमें से 9 आंसर सही हैं, 2 आंसर गलत हैं। ठीक है, 12 आंसर आ चुके हैं। इनमें से कौन सा सही है जिन चारों ऑप्शन, ए इक्वल टू 7c², बी इक्वल टू 7m², तो हम क्या बोल सकते हैं इसको देखकर, कंक्लूजन क्या निकलता है यहां से। सोलह आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। बाकी सारे बच्चे आंसर कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 15 सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड और। मैक्सिमम आंसर सही है, लेकिन कुछ गलत भी आए हैं, कोई बात नहीं। लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड रिमेनिंग। हाँ तो 18 आंसर आ चुके हैं, अभी 19 आंसर आ चुका है, बढ़िया। इसी तरीके से आपको सारे आंसर करने रहते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन का आप सभी ने आंसर किया ना, ऐसे ही करना है। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड मेंट कर रहे हैं, एक दो बच्ची और हो। 5 4 3 2 1। देखो यहां पर सिंपली आप ये बोलोगे, सर यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, ये सारी चीज को मैं मिटाता हूं। ए इज इक्वल टू क्या लिखा गया, ए इक्वल टू 7c²। ए इज इक्वल टू 7c² कहने का मतलब ए जो है 7 इंटू c²। ठीक है, इसी तरीके से बी का वैल्यू हम कह सकते हैं, बी इज इक्वल टू क्या है, 7m², मतलब 7 इंटू m², 7 इंटू m² लिख सकते हैं बी को, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर। और मैंने क्या बोला था, जो भी मल्टीप्लाई रहेंगे इसमें कोई रिलेशन नहीं बनता है। अगर मैं 2 इंटू 3 लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि 2 के टेबल पे 3 आता है या 3 के टेबल पे 2 आता है, नहीं। 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, बट 6 इज डिविजिबल बाई बोथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे, सर यहाँ पर आप कह सकते हो, सर ए का एक फैक्टर क्या है, ए का एक फैक्टर 7 है, बी का एक फैक्टर क्या है, बी का एक फैक्टर 7 है, मतलब ए एंड बी बोथ हैव कॉमन, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा और दूसरे कलर से लिखता हूँ। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही का एक फैक्टर है 7। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 7 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाई 7, दोनों ही 7 से डिवाइड हो जाएंगे और दोनों का एक कॉमन फैक्टर बनेगा जो कि 7 है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है,
क्लियर हुआ? जो मैक्सिमम सही थे कुछ बच्चों का आंसर जो ए और बी बोल रहे थे। सी 7 से कैसे डिवाइड होगा? सी और 7 तो डिवाइड एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सी और 7 में कोई रिलेशन नहीं है सर, ठीक है। एम और 7 में कोई रिलेशन नहीं है, सी और एम में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सिंपली हम कह सकते हैं ए और बी दोनों ही 7 से डिवाइड होंगे, इसलिए कॉमन फैक्टर 7 है, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन भी कभी आएगा तो बस कंसेप्चुअल है, इसमें कुछ भी आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, बस थोड़ा सा सोच के आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पूरा ही टॉपिक कंप्लीट करता है, आपका चैप्टर नंबर 1 हमारा आज कंप्लीट होता है। जितने भी चीज मैंने आपको आज के क्लास में पढ़ाया है, आपके एग्जाम में इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आएंगे, इतना आप रिवीजन करते रहिएगा बार बार, इसी में से कुछ आएगा। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको आपके एग्जाम का दिखाता हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ठीक है। कुछ समय बचा हुआ है इसलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, जैसा ये। चलो, इस क्वेश्चन को करने के पहले पोल नहीं, रिवीजन कर लो पहले। मुझे बताओ, अगर मैं कभी ऐसा बोलता हूँ कि हमारे पास कोई 2 नंबर है, या मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन पूछा गया है। एलसीएम को मैंने लिखा ए, एचसीएफ बराबर बी। किसी 2 नंबर का एलसीएम ए है, इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज ए, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज बी, ठीक है। देन इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए में लिख रहा हूं ए इज इक्वल टू बी, ऑप्शन बी में लिख रहा हूं ए इज ग्रेटर देन बी, ऑप्शन सी ए लेस देन बी, और यहां पर मैं लिख रहा हूं नन। इन चारों में कौन सा सही होगा? आपके कुछ अलग सा नया क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। ए नहीं, ए नहीं होगा। ए कैसे बोल रहे हैं आप लोग? एलसीएम और एचसीएफ हमेशा इक्वल होता है क्या? किसी 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होगा? अब मुझे बताइए, अगर मैं कोई 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालूं, उसमें बड़ा कौन सा होता है? एलसीएम और एचसीएफ में बड़ा कौन होता है? एलसीएम और एचसीएफ में बड़ा कौन होता है? सिंपली बताओ। एलसीएम। तो आपको पता सर एलसीएम बड़ा होता है, ये वाला ग्रेटर होगा, ठीक है। ग्रेटर होगा, ग्रेटर मतलब बड़ा। तो एलसीएम का तो थोड़ा सा मुंह खुला रहेगा, आपको पता ना। अगर मैं 10 और 8 लिख दूं तो इसका मतलब 10 बड़ा है तो 10 ऐसे लिखेंगे, 10 ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो आपको सर एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है। तो एलसीएम को आपने कितना लिखा? एलसीएम को आपने लिखा ए, एचसीएफ को आपने लिखा बी, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये आंसर आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा आंसर। समझ में आया? हाँ, क्या बोल रहे हो? आंसर आंसर बी दे या फिर डी दे? नहीं, नन नहीं होगा ना। बी दे या सी दे मतलब सेम है, नहीं। बी दे या सी दे कैसे आंसर सेम है? चलो ये मुझे बताओ, इसमें थोड़ा सा आपको लगता है साइन का थोड़ा। हाँ ठीक है, ये बी और सी की बात कर रहे हो ना, बी और सी आपको सेम लग रहा है। देखो यहाँ पर समझो। अगर मैं लिख रहा हूँ एक नंबर 10, समझना, इस सिंबल के बारे में समझोगे आप। यहाँ पर सिंबल के बारे में समझिए। एक सिंबल होता है ऐसा, एक सिंबल होता है ऐसा, और एक सिंबल होता है ऐसा। ये इक्वल टू का साइन है, और ये ग्रेटर का साइन है, ये लेस का साइन है, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 8, यहाँ मैं लिखा 3। अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा? इसके लिए ऑप्शन ए टाइप करो। चलो मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ। चलो क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं लिखा 8 और यहाँ पर 3। ऑप्शन ए ऐसा सिंबल आएगा, ऑप्शन बी ऐसा सिंबल आएगा, ऑप्शन सी बराबर का साइन। आपको सर 8 बड़ा रहेगा तो 8 की तरफ ये चोंच बड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 8 ऐसे रहेगा, 8 ग्रेटर देन 3, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 3 और यहाँ लिख दूं 7, अब देखो 7 बड़ा है, 7 बड़ा है तो 7 की तरफ ऐसा खुला रहेगा, ठीक है। 7 की तरफ मुंह खुला रहेगा, जिधर नंबर बड़ा उधर ये मुंह खुला रहेगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ 100 और यहाँ लिख दिया 100, तो यहाँ पर क्या बोलोगे? सर 100 और 100 तो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर इक्वल टू का आ जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, चलो ऐसे में पूछ रहा हूं, ए का जो वैल्यू है, या इस क्वेश्चन को छोड़िए, मैं देख रहा हूं एम का वैल्यू जो है वो है मेरे पास 500, एन का जो वैल्यू है वो 300। मुझे बताओ कौन सा सही है? एम लेस देन एन, ए। ऑप्शन बी एम ग्रेटर देन एन,
ऑप्शन सी m इक्वल टू n। इन तीनों में कौन सही है? बस 3 ही ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी या सी। सिंबल समझिए आप, बी है ना। तो आप कहोगे सर यहाँ पर अब समझ में आया प्रतीक्षा की ऑप्शन ए और बी अलग अलग है, दोनों अलग है, समझ में आया? तो आपको पता सर 500 बड़ा होगा ना, 500 और 300 में कंपेयर करेंगे 500 बड़ा होगा। तो 500 का वैल्यू क्या है? 500 हमारा m है और ये n है, तो m ग्रेटर देन n आएगा। ठीक है, m इज ग्रेटर देन n। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि n बड़ा है, तो n बड़ा नहीं है ना, n तो छोटा है m से। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे गए थे। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन था। तो आंसर आएगा हमारा ए ग्रेटर देन बी। ये गलत होगा, ये गलत होगा और ये गलत होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लीजिए क्लास को एंड करने के पहले। कोई एक रैंडम क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 2000। यहाँ पर देखो इतने सारे क्वेश्चन है, सारे आपके एग्जाम के ही पूछे गए। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए आप, इसका आंसर बताओगे आप लोग? पढ़ाया है मैंने कुछ, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। HCF of 135 and 225 is 45। ठीक है, HCF is 45, their LCM is what? ठीक है, LCM आपसे पूछा जा रहा है। करना है क्या? बस कैलकुलेशन। फॉर्मूला याद है क्या किसी को? फॉर्मूला याद है? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, यही वाला। तो A और B का वैल्यू क्या है? जो नंबर है। ठीक है, बस यहाँ पर डिसाइड करना है A और B क्या है। तो A का वैल्यू HCF किसका किसका निकाला गया? जिसका HCF और LCM निकाला गया है ना। तो आपको सर ये वाला वैल्यू हमारा A है और ये वैल्यू हमारा B है, क्योंकि यही दो नंबर्स हैं। और HCF का वैल्यू तो साफ साफ दिख रखा है 45। तो आपसे LCM पूछा जा रहा है, LCM कैलकुलेट करिए। पोल में दे दूं इसका आंसर करने के लिए? बोलो, पोल में दूं या चैट में करोगे? चलो ठीक है, तो चैट में बंद कर दे रहा हूँ, पोल में कर लो इसको। ठीक है, एक रैंडम पोल दे दे रहा हूँ बस 4 ऑप्शन के साथ, और ट्राई करो, देखो आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। चार ऑप्शन में बना दे रहा हूँ। चलो, तो ये आप जाकर आंसर करिए। पोल ऑन कर दिया मैंने। टाइम लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल इसमें टाइम लगेगा, आपको कैलकुलेशन करनी है। हड़बड़ी मत करना। हड़बड़ी करने का मतलब आप एग्जाम हड़बड़ी करने का मतलब आप एग्जाम में गलत कर रहे हो। ठीक है, आंसर नहीं बताना है अभी, आंसर किसी को नहीं बताना है। पोल में ऑप्शन दे दो जाकर सर, ऑप्शन। ऑप्शन तो लिखा हुआ है ना यहाँ पर। ऑप्शन ए 405 है, ऑप्शन बी 1125 है, ऑप्शन सी 675 है। क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही MCQ ही है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में तो लिखा गया है सारा चीज, है ना। ABCD तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। ऑप्शन है 405, ऑप्शन बी 1125, ऑप्शन बी 675, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यही ऑप्शन है। ठीक है, हो गया। हो गया, बढ़िया। बस डन हमें सर। लगाना HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी, और देखते हैं इससे पता चलेगा कितना आप रिवीजन कर रहे हो। आपके एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है, कितना आप सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, चलिए, काफी कम आंसर आए हैं अभी। तो HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? A और B के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, बस यही कंसेप्ट को यूज करना है। HCF का वैल्यू पुट करिए, LCM तो नहीं पता है, A और B का वैल्यू पुट करिएगा, हमें बस कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। ऐसा प्रैक्टिस तो करवाया है मैंने क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर 8-9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी अभी काफी सारे बच्चों, आधे बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग आंसर करिए। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर अब डाउनलोड करके सॉल्व करोगे, अपने बुक का क्वेश्चन करोगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, क्योंकि जितना भी आपके एग्जाम में आता है सारा चीज आपको करवा दिया गया है। इस एक महीने में, पिछले एक महीने में जो भी हमने पढ़ा है सारा कवर हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो रुकेंगे लास्ट के 10 सेकंड। आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। अभी एक बच्चा और हो जिनका आंसर नहीं आया है। चलिए, सभी का आंसर हो गया है क्या? सर अटेंडेंस अटेंडेंस बताओ, क्या बोल रहे हो अटेंडेंस का? कोई इशू हो रहा है अटेंडेंस? अटेंडेंस वर्कशीट अटेंडेंस का आज का